दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने कभी सुना या पढ़ा नहीं होगा। ये मूवी जिस आदमी के बारे में है, अगर आज वो हमारे बीच होते तो हम उनका नाम ठीक वैसे ही ले रहे होते जैसे हम महान अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई का लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी न्यूज को पढ़ते वक्त मुझे इनके बारे में पता चला और फिर मैंने देखा कि इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसके बारे में आज के लोग जानते भी नहीं। IMDb पर 8.3 की रेटिंग रखने वाली ये मूवी आपको कई सवालों को सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर दीपांकर रॉय को देखते हैं जो एक सरकारी डॉक्टर हैं। उनका स्किल फिजियोलॉजी है। एक तरफ वो दिन में अपने अस्पताल में आने वाले मरीजों का शिद्दत से इलाज करते थे और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने घर को एक लैब बना रखा था। असल में वो लेप्रोसी के टीके की खोज करने में लगा है। इसके लिए वो चूहों और बंदरों पर परीक्षण कर रहा है और पिछले 10 सालों से अपने काम में पूरी मेहनत से लगा हुआ है। घर में उसकी बीवी भी उससे परेशान है। आज वो कहती है कि 10 साल हो चुके हैं, ना ठीक से सोते हो ना खाते पीते हो, लोगों की बीमारी को दूर करने के चक्कर में खुद बीमार होते जा रहे हो। अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल करो, मेरा इसमें क्या दोष है। ये सुनकर दीपांकर कहता है कि आज मेरे हाथ कुछ नया लगा है जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो उसकी बीवी सीमा कहती है कि हाँ मुझे पता है, अभी थोड़ी देर बाद कहोगे कि एक नया सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब ढूंढना होगा और उसके बाद फिर खुद भी परेशान होंगे और मुझे भी करोगे। लेकिन दीपांकर कहता है कि ज्यादा नहीं बोलो, अपना काम करो और सो जाओ। सीमा इस बात से चिढ़ जाती है क्योंकि ये सब होते हुए एक लंबा वक्त बीत चुका था। खैर वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सुबह वही होता है जिसका उसे पहले से पता था। ब्रेकफास्ट के वक्त दीपांकर उससे कहता है कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं आए हैं, यानी मुझे फिर से पूरी प्रोसेस को शुरू करना होगा। लेकिन कैसे करूं? पूरा दिन तो अस्पताल में ही लोगों के बीच निकल जाता है, मेरे अलावा कोई दूसरा डॉक्टर टाइम पर आता नहीं, जिस वजह से हर मरीज मुझे ही अपना डॉक्टर समझ लेता है। सीमा कहती है ये कोई नई बात नहीं है, हर बार तुम यही कहते हो और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल होते हुए स्ट्रेस में आ जाते हो। दीपांकर कहता है कि ठीक है, अब ये सब छोड़ो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। सीमा उसको गुस्से में सारे पैसे दे देती है तो वो उसमें से 2 रुपए उठाकर कहता है कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस किराए के पैसे चाहिए। खैर जब वो अस्पताल जाता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है और उसके शरीर में अजीब सा सुन्नपन आ गया है। वो बाहर आकर अपनी नर्स से कहता है कि इसके अंदर लेप्रोसी के लक्षण हैं, इसलिए इसे लेप्रोसी सेंटर में शिफ्ट कर दो, वरना हॉस्पिटल में किसी को पता चल गया तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी। लेप्रोसी का नाम सुनकर नर्स घबरा जाती है तो दीपांकर कहता है कि क्या हुआ, तुमको तो पता है ना कि लेप्रोसी छूने से नहीं होती, फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रही हो, आखिर कब बदलोगे तुम लोग। इस बीच हमें पता चलता है कि लेप्रोसी की वैक्सीन तो उसने 3 साल पहले ही डेवलप कर ली थी, लेकिन वो उसके साइड इफेक्ट्स को दूर नहीं कर पाया था और अब उसकी खोज इसी बारे में थी और वो अब भी इसी टॉक्सिटी को दूर करने में लगा है। जिस बीच वो अपनी बीवी सीमा का ख्याल रखना ही भूल गया है, जबकि वो सीमा ही थी जिसने अपने सारे जेवर गिरवी रखकर उसकी लैब शुरू करने में मदद की थी। इसके बाद जब आज दीपांकर हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तो अमोल नाम का एक आदमी उसके पास आता है। अमोल पेशे से एक जर्नलिस्ट है जो एक अखबार के लिए काम करता है। दीपांकर उसे पहले से जानता था क्योंकि अमोल ने उसी जगह से एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई की थी जहां से दीपांकर पढ़ा था। अमोल कहता है कि मैंने सुना है आप लेप्रोसी की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, आखिर उसके एक्सपेरिमेंट में आप कहां तक पहुंचे? तो दीपांकर कहता है कि तुम एक बात बताओ, एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई करके जर्नलिस्ट बनने का क्या तुक है, फिर इतनी पढ़ाई क्यों की थी? तो अमोल कहता है क्योंकि सर आपके जैसा हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई साइंस पढ़कर साइंटिस्ट नहीं बन सकता। मुझे अपनी लिमिट पता चल गई तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे आपकी लिमिट भी पता है, आपके डीएनए में कुछ तो है जो आप इतने सालों से इस वैक्सीन के पीछे पड़े हैं। दीपांकर कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, हालांकि अभी उसको डेवलप करने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा काम सिर्फ मेरा काम है, मुझे पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई इस बारे में जाने तो मेरे आगे पीछे लग जाए, जिससे मेरी रिसर्च में और देर हो जाए। अमोल कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद जब दीपांकर घर जाता है तो वो देखता है कि सीमा ने उसकी लैब की सफाई के चक्कर में
उसके स्टडी मटेरियल को इधर उधर कर दिया है। इस चीज को लेकर वो उसको काफी डांटता भी है और कहता है कि तुमने एकदम अनएजुकेटेड व्यक्ति की तरह काम किया है। ये सुनकर सीमा भड़क जाती है और कहती है कि मैं भले कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन अनएजुकेटेड भी नहीं हूँ। मेरे पास भी डिग्री है जिसके सहारे मैं जब चाहूँ तब जॉब कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं जॉब पर गई तो जो तुम खाना पीना भी खा रहे हो वो भी बंद हो जाएगा। खैर, अगले दिन दीपांकर एक बड़े प्रोफेसर के पास आता है जिनसे वो अपनी स्टडी को लेकर सलाह मशवरा करता रहता है। वो उनसे अपने एक्सपेरिमेंट की हर बात को शेयर करता है और वो उसको अपने स्तर से सलाह देते हैं। रात को घर आकर दीपांकर एक बार फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराता है, लेकिन वो अभी भी उस वैक्सीन से मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों को समझने में सक्षम नहीं हो पाता। वो नोटिस करता है कि उसे शायद और टेम्परेचर की जरूरत है, इसलिए वो फौरन किचन में जाता है जहाँ गैस खत्म होने की वजह से सीमा स्टोव पर खाना बना रही थी। वो सीधे बिना कुछ कहे कढ़ाई को हटाता है और अपना एक्सपेरिमेंट उसकी फ्लेम में करने लगता है। ये देखकर सीमा को चिढ़ तो आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर रात में अपने काम को थोड़ी देर ब्रेक देकर दीपांकर कहता है कि सीमा खाना लगा दो, भूख लगी है। सीमा कहती है खाना टेबल पर रखा है, खा लो। दीपांकर टेबल पर जाकर देखता है कि वहाँ सिर्फ 2 ब्रेड की स्लाइसेस और केला रखा है। वो कहता है कि ये क्या है, खाना कहाँ है? तो सीमा कहती है कि तुमसे कहा था कि गैस ले आओ, लेकिन तुमने सुना नहीं। उल्टा जब मैं खाना बना रही थी तो स्टोव लेकर चले गए, फिर खाना किस पर बनता? तो दीपांकर कहता है कि तुम भी तो गैस वाले को बोल सकती थी। तो वो कहती है कि हाँ, सब मैं ही कर देती, तुम बस अपने काम में लगे रहो। अब दीपांकर शांत होकर वापस अपनी लैब में चला जाता है। तो सीमा आकर कहती है कि आज तुम्हारी छोटी मौसी आई हैं, उनके पोते का अन्नप्राशन होना है, इसलिए हम दोनों को इनवाइट कर गई हैं। दीपांकर कहता है कि मैं क्या करूं? तुम्हें मालूम है क्या करना है, पैसे लेना और खुद चली जाना। सीमा कहती है कि 10 साल से अकेले ही हर जगह जा रही हूँ, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी उठा रही हूँ, लोगों को क्या जवाब दूं कि तुम क्यों नहीं आते? तो दीपांकर कहता है कि मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है, जैसा कहा है वैसा करना, और मन ना हो तो तुम भी मत जाना, बच्चा उनका पैदा हुआ है, हमारा नहीं। ये सुनकर सीमा उसके पास आती है और कहती है कि मैंने इसीलिए बच्चे नहीं किए क्योंकि एक बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए होता है, और तुम भले इतने वैज्ञानिक बनते हो, लेकिन एक बच्चे की परवरिश का हुनर तुम्हारे अंदर अभी तक नहीं है। ये सुनकर दीपांकर एकदम से ठहर सा जाता है। हालांकि उसे पता है कि अगर उसे मानव जाति के लिए कुछ बड़ा करना है तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, इसलिए वो वापस अपने काम में लग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम दीपांकर के क्लासमेट अरिजीत को देखते हैं, जो MBBS करके प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करके खूब पैसे बना रहा है। जहाँ दीपांकर ने अपना सब कुछ त्याग कर खोज में अपना जीवन लगा दिया, वहीं उसके बाकी दोस्त और अरिजीत ने अपना पूरा ध्यान डॉक्टरी के साथ साथ पैसे कमाने पर भी लगाया। आज जब अरिजीत की वाइफ परमिता और बेटी घर पर टीवी देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोलकाता में किसी सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर दीपांकर रॉय ने लेप्रोसी के टीके को खोज लिया है। ये खबर देखकर परमिता को हैरानी होती है कि कहीं ये दीपांकर रॉय हमारे दीपू भैया तो नहीं। अब अरिजीत जब घर पर आता है तो वो ये बात उसको बताती है कि टीवी पर खबर आई थी, हमारे दीपू भैया ने शायद वो टीका इजाद कर लिया है जिसमें वो 10 साल से लगे थे। ये सुनकर अरिजीत कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन परमिता कहती है कि नहीं, उनका नाम कोलकाता के सरकारी डॉक्टर दीपांकर रॉय बताया जा रहा है। ये सुनकर अरिजीत को हैरानी होती है कि आखिर दीपांकर ने ऐसा कैसे कर लिया। उसे अपने दोस्त पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हालांकि उसे पता था कि दीपांकर अपने विषय में मास्टर था और सिलेबस से हटकर चीजों को पढ़ता रहता था और कुछ न कुछ खोजने में लगा रहता था। हो सकता है कि उसने ये टीका बनाया हो, पर फिर भी वो अपनी बीवी से कहता है कि एक दिक्कत है, अगर मैं उसको फोन करूं और गलती से ये कोई और दीपांकर निकला तो वो मुझ पर बरस पड़ेगा। वो शुरू से ही खड़ूस है, उसे लगेगा कि मैंने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया है, इसलिए एक दिन का वेट करते हैं, कल अखबार में भी आ जाएगा। अगले दिन अखबार में यही चीज सबसे पहले उसके सीनियर लेक्चरर पढ़ते हैं, जो उसको एडवाइस दिया करते थे। इस न्यूज को पढ़कर उन्हें वो दिन याद आता है जब दीपांकर अपने एक्सपेरिमेंट्स फेल होने की वजह से परेशान था, लेकिन उसका मानना था कि वो एक दिन लेप्रोसी का इलाज ढूंढ ही लेगा। आज अखबार में यही खबर पढ़कर वो बहुत खुश होते हैं। वहीं सुबह सुबह सीमा भी अखबार पढ़ती है और इस खबर को पढ़कर रो पड़ती है कि आखिर उसके पति की तपस्या पूरी हुई, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा था। वो दीपांकर के पास जाती है जो रात को काम करके सो रहा था, इसलिए वो उसको जगाती नहीं और उस पेपर की कटिंग को अपने पास रख लेती है। इधर अरिजीत को भी अखबार में ये खबर मिल जाती है तो वो फौरन दीपांकर को फोन करके कहता है कि आखिर तुमने कर ही दिखाया,
ऐसा लग रहा है कि आज का अखबार सिर्फ तेरे लिए छपा है। तो दीपांकर कहता है कि हाँ यार, मैं 10 साल से लगा था और ये समय कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अरिजीत कहता है कि अब जल्दी से यहाँ आने का प्लान बनाओ, मुझे भी इसके बारे में जानना है, मैं भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर दीपांकर कहता है कि अब तेरे पास टाइम होगा मुझसे बात करने का। जब मैंने 10 साल पहले ये रिसर्च शुरू की थी और तुम लोगों से मदद मांगी थी तो तुमने कहा था कि ये सब छोड़ो और मेडिकल प्रैक्टिस करो वरना घर नहीं चलेगा। अरिजीत अपनी गलती का रियलाइज करते हुए कहता है कि हाँ भाई कहा था, लेकिन आज मुझे तुझ पर फक्र है। आखिर तूने सभी को गलत साबित कर दिया, जबकि मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन चुका हूँ। खैर, अब सीनियर लेक्चरर कुंडू और अमोल दीपांकर को उसके घर पर कांग्रेचुलेट करने आते हैं। अमोल सोच रहा था कि दीपांकर के घर पर काफी लोग होंगे, पर फिर वो कहता है कि सर, अगर आपने ये वैक्सीन की जगह कोई मेडिकल टेबलेट बनाई होती जिससे कोई बीमारी क्योर हो सके, तो अभी तक पता नहीं कितनी मेडिकल कंपनीज आपके घर पर पहुंच चुकी होती। दीपांकर कहता है कि यही तो बात है, मैंने क्योर का नहीं सीधा प्रिवेंशन का सोचा है ताकि बीमारी किसी को हो ही ना। और वैसे भी हमें कॉलेज में सबसे पहले यही बताया था दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए मैंने इसी बात पर ध्यान दिया। इस बीच सीमा कहती है कि सर, इस लैब को देखकर कौन कहेगा कि ये वैक्सीन इस बदबूदार लैब में तैयार की गई है। ये सुनकर कुंडू कहता है कि आविष्कार सिर्फ एसी वाले कमरों और आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर महंगे महंगे उपकरणों के साथ नहीं होता है सीमा, उसके लिए एक अलग जुनून और हुनर होना चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पति में है। इसके बाद वो प्रोफेसर को समझाता है कि ये टीका कैसे काम करता है। वो बताता है कि लेप्रोसी पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे आर्मिडिलॉस नाम के जानवर की जरूरत थी, लेकिन वो अमेरिका में पाया जाता है और मुझे भारत में वो कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने ब्राउन माउस पर ये परीक्षण किए और मैं सफल हो गया। इस बीच वो कहता है कि सर, मैंने एक और चीज पता लगाई है। दरअसल इस बीच मैंने ये वैक्सीन जब एक ऐसी फीमेल मंकी को दी जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इस हार्मोन ने पता नहीं क्या किया कि उसका बांझपन खत्म हो गया और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। ये सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो दीपांकर कहता है कि सर, मेरी रिसर्च तो यही कहती है कि इस वैक्सीन से न सिर्फ हम लेप्रोसी का इलाज कर सकते हैं, बल्कि महिलाओं में होने वाले बांझपन को भी खत्म कर सकते हैं। अब प्रोफेसर कहते हैं कि ये तो एक के साथ एक फ्री वाला हिसाब हो गया, लेकिन दीपांकर, तुम जल्दी से जल्दी अपने रिसर्च पेपर्स को तैयार करो, क्योंकि दुनिया में और भी लोग इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि वो अपने रिसर्च पेपर्स तुमसे पहले सबमिट कर दें। दीपांकर भी जानता था कि उसे ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें ही उसको 3 महीने लग जाएंगे। अब थोड़ी देर में दीपांकर को हेल्थ सेक्रेटरी का खत आता है, जिसे पढ़कर वो नाराज हो जाता है। अमोल पूछता है कि क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो वो कहता है कि सेक्रेटरी ने मिलने बुलाया है, जबकि मुझे इन सरकारी लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तब तो मैंने सभी के चक्कर काटे और किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब जब ये हो गया तो क्रेडिट भी सभी को चाहिए। खैर, कुछ भी हो, वो जाकर हेल्थ सेक्रेटरी से मिलता है और कहता है कि सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम करना बाकी है। तो सेक्रेटरी कहता है कि दीपांकर जी, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। मैंने आपको सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि ऐसे किसी भी न्यूज़पेपर में अपनी रिसर्च के नाम पर इतना सब छपवा देना कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। इसीलिए आप एक बार हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर रस्तोगी जी से मिल लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आखिर इस प्रोसेस को पूरा कैसे करना है। इसके बाद दीपांकर मिस्टर रस्तोगी के पास जाता है, तो वो सबसे पहले पूछता है कि दीपांकर, तुमको एक सरकारी लैब में पर्सनल एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति किसने दी? तो दीपांकर कहता है कि सर, मैंने वो रिसर्च अपने घर की लैब में की है, सरकारी लैब में नहीं। फिर रस्तोगी पूछता है कि तुम्हारे रिसर्च पेपर्स कहाँ हैं? तो दीपांकर कहता है कि उसमें अभी 3 महीने लग जाएंगे। तो रस्तोगी कहता है कि अगर उनमें 3 महीने लग जाएंगे तो ये आर्टिकल अखबार में अभी क्यों छपवा दिया? ऊपर से तुमने ये भी बोला है कि तुम्हारे टीके से बच्चे भी होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से शहर के 2 गायनोकोलॉजिस्ट मेरे पीछे पड़ गए हैं। अगर तुम्हें रिसर्च करनी थी तो मेरे पास आ जाते। दीपांकर कहता है कि सर, मैं तो आया था, लेकिन तब आप इस कुर्सी पर नहीं थे, और वैसे भी उन डॉक्टर्स का इससे क्या लेना देना है? गायनोकोलॉजिस्ट के लिए कोई महिला उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपनी रिसर्च के बारे में बताया है, कुछ गलत तो नहीं बोला है। इन्हीं बातों में दीपांकर 2-4 शब्द गुस्से में बोल देता है, जिसकी वजह
वजह से रस्तोगी गुस्सा हो जाता है। उसकी बातों से साफ था कि डायरेक्टर इस खोज में अपना नाम भी चाहता था। खैर, अब दीपांकर घर आता है तो अमोल उसे कहता है कि ऐसे ही लोगों को परेशान किया जाता है सर, आप इन लोगों के चक्कर में अपना काम खराब मत कीजिएगा। सीमा पूछती है कि आखिर उन गायनोकोलॉजिस्ट को इस चीज से क्या दिक्कत है, तो अमोल कहता है कि ये सब मेरी गलती है। दीपांकर भाई सही कहते थे कि पहले ये खबर बाहर वालों को पता चलनी चाहिए थी, उसके बाद वापस भारत आनी चाहिए थी। मुझे लगा कि देश के लोगों को पता चलेगा कि उनके एक आदमी ने इस बड़ी बीमारी को रोकने का इलाज निकाल लिया है तो वो खुश होंगे, लेकिन उल्टा अपने ही लोग अब छुरी घोंप रहे हैं। वो कहता है कि मैम, असल में उनको ये लगता है कि अगर सच में दीपांकर सर की वैक्सीन बांझ स्त्रियों पर काम करने लग गई तो उनका दवाइयों का धंधा कमजोर पड़ जाएगा। यही वजह है कि वो खिसियाए हुए हैं। लेकिन दीपांकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे दबा लेंगे, लेकिन ये साइंस है जो किसी से नहीं दबती। आज नहीं तो कल लोग ये समझ ही जाएंगे। मैंने इस रिसर्च के लिए कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सीमा पर भी नहीं। आज मुझे इसका अफसोस हो रहा है। खैर, उधर हम देखते हैं कि अरिजीत के पास एक डॉक्टर आकर दीपांकर के बारे में कहता है कि तुमने अपने दोस्त के बारे में सुना? लोगों का कहना है कि वो पागल हो गया है, उम्र भर कुछ कर ना सका, इसलिए अब बिना रिसर्च पेपर्स के ही अफवाह उड़ा दी ताकि थोड़ा नाम हो जाए। लेकिन अरिजीत कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, दीपांकर ऐसा नहीं है, और वैसे भी इसमें क्या सच है और क्या झूठ ये तो उसके रिसर्च पेपर से ही साफ हो जाएगा। लेकिन मुझे उस पर भरोसा है, वो इस तरह झूठी खबर नहीं फैलाएगा। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि सुना है वो हारमोनियम बजाकर गाना भी गाता है, तो ऐसे गाना गाने वाला आदमी आखिर रिसर्च कैसे कर सकता है? ये सुनकर अरिजीत हंसते हुए कहता है कि आप मात खा गए सर, वो उसकी हॉबी है। आइंस्टीन वायलिन बजाते थे, सत्येंद्र नाथ बोस इसराज बजाते थे, होमी जे भाभा पेंटिंग करते थे। ये तो ऐसे हुनरमंद लोगों की हॉबीज होती हैं। इसके चक्कर में मत पड़िए, वो एक दिन आपको गलत साबित कर देगा। वहीं परमिता को अपनी सहेली से पता चलता है कि बीबीसी ने दीपांकर की खबर को फ्लैश किया है, तो ये खबर वो अरिजीत को दे देती है और फिर उनकी बेटी सीधा दीपांकर को फोन करके ये खुशखबरी देने लगती है, जिस वजह से इतने दिन बाद ही सही दीपांकर मुस्कुरा जाता है। फिर फोन परमिता के पास जाता है तो वो कहती है कि भैया एक दिन आने की फुर्सत नहीं है आपको, मेरी सहेलियां आपसे मिलना चाहती हैं। तो दीपांकर कहता है कि उनको अपने पति से मिलवाओ भाभी, क्योंकि मैं पैसे वाला नहीं हूँ। ये सुनकर परमिता हंसते हुए कहती है कि मजाक की बात नहीं है भैया, लेकिन आप एक दिन आइए, हम दोनों को आपका इंतजार है। फोन रखकर जब परमिता पीछे देखती है तो उसे अरिजीत खिड़की के पास दिखता है, जो शायद आज अपने दोस्त से जलन महसूस कर रहा था कि आज वो एक इंटरनेशनल फिगर बन चुका है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर रस्तोगी को, जो कोलकाता के एक बड़े प्राइवेट डॉक्टर को फोन करते हैं, जिनका नाम था रामानंद। रामानंद वही डॉक्टर था जो कुछ दिन पहले दीपांकर के बारे में अरिजीत को उल्टा सीधा बोल रहा था। खैर, रस्तोगी उस दिन के दीपांकर के व्यवहार से नाराज था, इसलिए वो उसको बदनाम करने की साजिश रचता है। वो रामानंद से कहता है कि ये दीपांकर पागल हो गया है, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो और गायनोकोलॉजिस्ट भी हो, तो अपने लोगों के साथ उसका विरोध करो, नहीं तो ये तुम लोगों का खर्चा पानी भी कम कर देगा। अब रामानंद इसके लिए मान जाता है और अपनी ही फील्ड के लोगों के साथ मीटिंग करता है। वो कहता है कि आप लोगों ने डॉक्टर दीपांकर नाम के एक आदमी के बारे में सुना है? वो कहता है कि लेप्रोसी की वैक्सीन से लेडीज में बच्चे पैदा होने की क्षमता भी विकसित हो सकती है, लेकिन ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, सिर्फ अपने नाम के लिए वो ऐसा कर रहा है। तभी एक डॉक्टर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, उस आदमी ने अपने जीवन के 10 साल उसमें लगाए हैं और हम किसी की मेहनत को ऐसे नहीं आंक सकते। ये सुनकर रामानंद कहता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आखिर एक रोगी की वैक्सीन से औरतों के बांझपन का क्या लेना देना है? तो वो डॉक्टर कहता है कि क्यों लेना देना नहीं हो सकता, जब टीनेज में किसी महिला को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक वैसे ही जब प्रेग्नेंट महिला को रुबेला हो जाए तो उसके होने वाले बच्चे में विकलांगता देखी जाती है। तो आखिर जब ये सब है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि लेप्रोसी का महिलाओं से कोई लेना देना नहीं हो सकता? इस बात पर रामानंद कहता है कि ये सब तो इस वजह से है क्योंकि महिलाओं का शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो डॉक्टर कहता है कि इसका मतलब आपको नहीं पता कि दीपांकर की रिसर्च गलत है या सही, और अगर आपको नहीं पता तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पेपर्स के आने का वेट करिए। ये कहकर वो डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रामानंद बाकी डॉक्टर्स को दीपांकर के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाता है। उधर प्रोफेसर कुंडू को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि डॉक्टर्स का
बड़ा महकमा दीपांकर के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए वो दीपांकर को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे कुछ नोट्स की कॉपी को ब्रिटिश मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को भेज दिया है, ताकि यहाँ नहीं तो वहाँ सही तुम्हारे काम की कदर तो होगी। ये सुनकर दीपांकर थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और प्रोफेसर को थैंक यू कहता है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम अपनी वैक्सीन के पेपर्स को जल्दी से जल्दी रिलीज करो, क्योंकि इसमें काफी देर हो रही है। फिर वो पूछते हैं कि वैसे पेपर्स रिलीज होने के बाद तुम मानव शरीर पर एक्सपेरिमेंट करना कब शुरू करोगे। इस पर दीपांकर कहता है कि सर, आप जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो प्रोफेसर कहते हैं कि शायद तुम मेरी बात समझे नहीं, मेरा शरीर कोई सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए तुम जब चाहे इस पर टेस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मुझे खुशी होगी कि तुम जैसा होनहार आदमी मेरे शरीर को विज्ञान के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। पास बैठा अमोल ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि सर, आप क्या कह रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं, कोढ़ की बीमारी है। तो वो कहता है कि हाँ अमोल, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बूढ़ा शरीर अब वैसे भी किसी काम का नहीं है। और एक बात तुम दोनों याद रखना कि वक्त पढ़ने पर लंदन के प्रोफेसर JBS होल्डन ने इसी कोलकाता के अंदर अपनी बॉडी को कैंसर के इलाज पर चल रहे एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर सैनियाल को दान कर दिया था। ये सुनकर दीपांकर और अमोल हैरान रह जाते हैं और उन दोनों की नजर में प्रोफेसर की अहमियत और बढ़ जाती है। अब दूसरे दिन जब दीपांकर अपने नोट्स तैयार कर रहा होता है तो अचानक उसके घर कुछ जूनियर डॉक्टर्स आ जाते हैं, जो उसे एक लेक्चर के लिए सेमिनार में बुलाते हैं। जब उसे पता चलता है कि वहाँ उसे अपनी वैक्सीन पर लेक्चर देना है तो वो खुश हो जाता है और जाने के लिए हाँ बोल देता है। ये देखकर सीमा भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार दीपांकर ने कहीं जाने के लिए हाँ किया था। खैर, इतनी देर में अमोल आकर दोनों को बताता है कि शहर के 2 बड़े डॉक्टर्स ने एक लेख छपवाया है कि वो इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं, ये बस एक छलावा है। इस बात से दीपांकर का दिमाग खराब हो जाता है और वो सेमिनार में जाने का मूड बदल देता है। लेकिन फिर अमोल और सीमा उसे समझाते हैं, जिसके बाद वो आखिरकार वहाँ जाने के लिए मान ही जाता है। सेमिनार में जाने के बाद वो लेप्रोसी पर भाषण देता है, लेकिन सभी कहते हैं कि हमें किताबी ज्ञान नहीं सुनना, बल्कि हमें वैक्सीन के बारे में जानना है कि आपने उसको बनाया कैसे। दीपांकर कहता है कि इसमें मैंने 10 साल दिए हैं, ऐसे कुछ ही मिनट्स में मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। तभी कुछ जूनियर डॉक्टर्स मजाक में कहते हैं कि आपने चूहों का इस्तेमाल क्यों किया, बिल्लियों का क्यों नहीं। इस बात पर दीपांकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी शांत रहते हुए इसकी वजह बता देता है। फिर एक डॉक्टर कहता है कि आप सिर्फ कुछ लोगों को होने वाली इस कोढ़ की बीमारी के चक्कर में सभी महिलाओं को ये वैक्सीन देने की बात कह चुके हैं, क्या ये सही है? तो दीपांकर कहता है कि ये बीमारी कुछ लोगों को नहीं है, सिर्फ भारत में ही 30 से 40 लाख लोग इस बीमारी से परेशान हैं, जिनको उनके घर वालों ने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है, और तुम कह रहे हो कि ये कुछ लोगों की बीमारी है। इतने में वो डॉक्टर पूछता है कि आखिर इस वैक्सीन से बांझपन दूर हो सकता है, ये आपने कैसे तय किया? और कहता है कि मैंने ये पॉसिबिलिटी बताई है, और साइंस में पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। इस बात पर कुछ लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी एक सीरियस डॉक्टर पूछता है कि सर, आपके रिसर्च का गोनाडोट्रोपिन्स से क्या लेना देना है? वो कहता है कि गोनाडोट्रोपिन्स एक महान हार्मोन है जो किसी भी फीमेल मैमल के अंदर रिप्रोडक्टिविटी को फिर से शुरू कर सकता है, इसलिए मैंने इसको अपनी रिसर्च में एज ए मीडियम इस्तेमाल किया था। पर बाद में इसके रिजल्ट ने दिखाया कि आगे जाकर ये ह्यूमंस को भी बांझपन से निजात दिला सकते हैं। तभी एक डॉक्टर कहता है कि ये हार्मोन तो इंडिया में मिलता ही नहीं, आपने कहां से मंगवाया? अपना इंपोर्ट लाइसेंस दिखाइए। तो दीपांकर कहता है कि ये मैंने कहीं से नहीं मंगाया, बल्कि अपनी रिसर्च के आधार पर एक घोड़ी के खून से बनाया जो कि प्रेग्नेंट थी। उसकी ये बात सुनकर अब कुछ डॉक्टर्स के अलावा किसी को उस पर भरोसा नहीं होता और सभी उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद दीपांकर अपना आपा खो बैठता है और अमोल उसे वहाँ से बाहर ले आता है। अब सेमिनार का अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, इसलिए जब दोनों वापस घर लौट रहे होते हैं तो दीपांकर के सीने में तेज दर्द होने लगता है। वो पसीने से भीग जाता है और कार की खिड़की खोलकर बाहर की हवा में सांस लेने की कोशिश करने लगता है। ये सब शायद इसलिए हुआ था क्योंकि उन लोगों के ताने और फीडबैक ने उसके ऊपर बहुत बड़ा असर डाला था। अब अमोल उसे उसके घर लेकर जाता है, जहाँ सीमा उसको देखकर परेशान हो जाती है। इस बीच दीपांकर के फोन पर प्रोफेसर कुंडू का फोन आता है, जो नाराज होते हुए अमोल से कहते हैं कि पहले अखबारबाजी की और अब सेमिनार। इस तरह के फालतू प्रचार से दीपांकर को बचाना चाहिए, उससे कहो कि आगे से ऐसा कुछ ना करे। खैर, अब सीमा ने उसके दोस्त अरिजीत को फोन मिलाना चाहा ताकि वो फौरन आकर दीपांकर को देख सके, लेकिन तभी दीपांकर ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे पता है कि उसे क्या हुआ है, वो खुद एक डॉक्टर है। पर फिर भी सीमा को एहसास रहता है कि दीपांकर अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो बाद में परमिता को फोन करके सब बताती है कि सेमिनार में क्या क्या हुआ, जिसके बाद से दीपांकर की तबीयत ठीक नहीं है। परमिता फौरन ये बात अरिजीत से जाकर कहती है, जो ये सब पता चलते ही तुरंत उसके घर के लिए निकलने लगता है। लेकिन तभी
तभी फोन पर दीपांकर आ जाता है और कहता है कि तुम फालतू परेशान हो रहे हो, मैं एकदम ठीक हूँ। अब अरिजीत मूल रूप से एक गायनोकोलॉजिस्ट है, इसलिए उसकी पत्नी परमिता कहती है कि उसके प्रोफेशन के डॉक्टर दीपांकर के पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर उसने उनका क्या बिगाड़ा है। पर अरिजीत कहता है कि उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन विज्ञान ऐसे ही कुछ नहीं मान लेता। अगर कोई भी इनोवेशन होगा तो लोग तो उसके सबूत मांगेंगे ही, और दीपांकर को भी वो सबूत देने पड़ेंगे। यही साइंस की तासीर है। इधर दीपांकर के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी थी। सीमा और दीपांकर को पता चलता है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ने उससे बदला लेने के लिए उसे कोलकाता से दूर एक गांव के अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया है। ये उसने इसलिए किया ताकि दीपांकर गांव में अपनी खोज से जुड़े पेपर्स तैयार ना कर सके। वैसे भी उसे इन पेपर्स को ड्राफ्ट करने के लिए कोलकाता के डॉक्टर कुंडू जैसे विशेषज्ञों की मदद चाहिए थी, ढेर सारी किताबें चाहिए थी, अपना एक लैब चाहिए था, पर अब सब कुछ उससे छिन जाएगा। इधर जब अमोल को ये बात पता चली कि डॉक्टर दीपांकर को किसी गांव के अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उसने डायरेक्टर के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा, पर उसके बॉस ने साफ मना कर दिया। उसने अमोल से कहा कि अखबार विज्ञापन से चलता है और वो हमें सरकार से मिलते हैं, इसलिए किसी बड़े सरकारी आदमी के खिलाफ कोई खबर नहीं छपेगी। ये सुनकर अमोल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि फिर अखबार को अखबार नहीं, विज्ञापन पुस्तक कहना चाहिए। उसका बॉस भी अब भड़क जाता है और कहता है कि अखबार विज्ञान से नहीं, विज्ञापन से चलता है। तो अमोल कहता है कि सर, आपने सही कहा, अखबार विज्ञापन से चलता है और अब मैं चलता हूँ। उधर दीपांकर को गांव में अकेले जाना होगा, क्योंकि सीमा कहती है कि लैब के सब्जेक्ट्स ब्राउन माउस और बंदर का ख्याल रखने के लिए किसी को तो यहाँ रहना ही होगा। आज दीपांकर को पहली बार एहसास होता है कि वो अपनी बीवी के बिना कैसे रहेगा। वो कहता है कि आज तक मैंने जो हासिल किया है वो तुम्हारी वजह से कर पाया हूँ, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ। लेकिन सीमा उसे समझाती है कि अब ये सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। इन चूहों बंदरों को भी कोई चाहिए, ये तुम्हारी मेहनत है, इसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, जब तक हम कोई ना कोई उपाय मिलकर निकाल लेंगे। इस तरह दीपांकर अकेले ही उस गाँव के लिए निकल जाता है। वहीं सीमा भी अपना खर्च चलाने के लिए एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगती है। अब पहले दिन जब दीपांकर गाँव के अस्पताल पहुँचता है तो वहाँ मरीजों की लंबी कतार देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ उसे अपने पेपर तैयार करने का जरा भी समय नहीं मिलेगा, लेकिन वो उन बेचारे मरीजों को इस बीच परेशान होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो उन लोगों के इलाज में पूरी मदद करता है। अब कुछ समय पहले डॉक्टर कुंडू ने जॉन एंडरसन फाउंडेशन को दीपांकर के लेप्रोसी के टीके से जुड़े कुछ नोट्स भेजे थे, जिससे इंग्लैंड की ये संस्था उसके काम से बड़ी प्रभावित होती है। इसलिए वो फौरन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को वहाँ से खत भेजते हैं, जिसमें लिखा था कि हम आपकी खोज के बारे में पढ़कर बहुत हैरान हैं, आप जल्दी से जल्दी अपने नोट्स हमें भेजिए। पर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जलन की वजह से उसका खत दबा देते हैं और किसी को इस खत की कानो कान खबर नहीं लगने देते। इधर दीपांकर भी असुविधाओं की वजह से टूटने लगता है। आज जब सीमा उससे मिलने आई तो वो अपनी लाचारी पर रो पड़ता है। वो कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, पेपर्स भी रेडी नहीं हुए हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह जब वो मरीज देखने अस्पताल जा रहा था तो उसे ढूंढते हुए एक अंग्रेज महिला वहाँ पहुँच जाती है। वो अपना नाम डॉक्टर एमिली बर्नार्ड बताती है, जो जॉन एंडरसन फाउंडेशन से वहाँ आई है। वो कहती है कि प्रोफेसर कुंडू का लेटर हमें मिला और हमने भी आपको लेटर भेजा, लेकिन कई हफ्तों तक जब आपका कोई जवाब नहीं आया तो हमारी फाउंडेशन ने मुझे यहाँ आपसे मिलने और इस टीके के बारे में जानने के लिए भेज दिया। फिर दीपांकर उसे अपने सारे नोट्स और ऑब्जर्वेशंस दिखाकर बताता है कि अभी पेपर्स अधूरे हैं, पर जल्द ही मैं उनको पूरा कर लूंगा, लेकिन जब तक आप मेरे नोट्स को स्टडी कर सकती हैं। दिन भर वो डॉक्टर उन नोट्स को पढ़कर हैरान होती है कि आखिर दीपांकर ने इतने कम संसाधनों के साथ ऐसी रिसर्च कैसे कर ली। एक एक चीज बारीकी से परखी गई है। खैर, शाम को ड्यूटी से लौटने के बाद दीपांकर ने डॉक्टर बर्नार्ड से काफी चर्चा की और उसे अपने काम के बारे में और डिटेल में समझाया। डॉक्टर कहती है कि आपकी खोज बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बड़ी रिसर्च संस्थाएं भी इस पर रुचि ले रही हैं। खैर, अब स्टडी पूरी होने के बाद डॉक्टर उन नोट्स की कॉपी को लेकर वापस लंदन लौट जाती है और दीपांकर से कहती है कि आप जल्दी से जल्दी अपने रिसर्च पेपर्स तैयार कर लीजिए। उधर वापस कोलकाता पहुंचकर एक दिन सीमा अरिजीत से मिलने उसके घर पर जाती है। वो कहती है कि भैया, तुम्हारी शहर में बड़ी साख है, अगर तुम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से ये सिफारिश कर दो कि वो दीपांकर का ट्रांसफर वापस ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो इतनी बड़ी खोज ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। परमिता भी अरिजीत से कहती है कि एक बार कोशिश करो, तुम्हें सब जानते हैं और तुम्हारी मीटिंग ऐसे लोगों के साथ होती रहती है। अरिजीत कहता है कि मैं जानता हूँ कि दीपांकर ब्रिलियंट है, लेकिन उसकी कमी उसका गुस्सा है। अगर वो डायरेक्टर से ऐसे बात नहीं करता तो ये सब नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सीमा रोते हुए कहती है कि भले वो किसी से ठीक से बात ना करें, लेकिन वो सिर्फ तुम दोनों को ही अपना मानते हैं। कहते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो परमिता और अरिजीत से दूरी मत बना लेना।
लेना। ये सुनकर अरिजीत को एहसास होता है कि उसे कैसे भी करके दीपांकर की मदद करनी होगी। अगले ही दिन वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के ऑफिस में जाकर उसे थोड़ा अलग अंदाज में धमकाकर कहता है कि दीपांकर के काम पर जॉन एंडरसन फाउंडेशन की नजर है। एक अंग्रेज डॉक्टर भी कुछ दिन पहले उसके काम की रिपोर्ट लेकर गई है। अगर अखबार में उसके काम की खबर छपती है और पता चलता है कि उसे गांव के एक अस्पताल में भेज दिया गया है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सदन में सवाल उठ सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो सच में सबकी कुर्सी हिल जाएगी, जिसमें आपकी कुर्सी भी शामिल होगी, क्योंकि सभी को पता चल जाएगा कि आपने जानबूझकर लंदन के पेपर्स को फाइल में दबाकर रखा हुआ था। अरिजीत की इन बातों का असर होता है और आखिर में एक अच्छी खबर आती है। दीपांकर का ट्रांसफर गाँव से फिर कोलकाता में कर दिया जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपने पेपर्स के काम में लग जाता है। लेकिन डायरेक्टर ने इस बीच एक और अड़चन लगा दी। वो कहता है कि कागज पूरे होने के बाद तुम्हें अपने पेपर्स को हाई लेवल कमेटी को दिखाना होगा, जिसके बाद ही तुम अपने पेपर्स को लेकर लंदन जा सकते हो। वो कहता है कि अगर उस कमेटी से पीछा छुड़ाकर सीधा लंदन जाना चाहते हो तो एक काम करो, सरकारी नौकरी छोड़ दो। असल में वो जानता था कि गायनोकोलॉजिस्ट ने पहले ही उसके नाम को खराब कर रखा है, इसलिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उसे काम नहीं देगा। ऊपर से दीपांकर भी नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसे अपने कर्जे चुकाने थे, इसलिए वो पहले पेपर्स को पूरा करने में लग जाता है। खैर, कुछ दिन बाद उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है और इस कमेटी में उसे लेप्रोसी पर अपनी खोज के बारे में समझाना था। लेकिन वो समझाता किसे? सभी सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट थे, उनमें से एक भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या मोलिकुलर साइंटिस्ट नहीं था। वो लोग उससे उल्टे सीधे सवाल करते हैं, जबकि उन्हें खुद लेप्रोसी से जुड़ी दवाइयों तक के नाम नहीं पता थे। दीपांकर इस बात पर झल्ला जाता है और कहता है कि क्या वो कोई अपराधी है? क्या डॉक्टर होमी जे भाभा और सीवी रमन पर भी कोई इंक्वायरी बैठी थी? और अगर बैठी होती तो क्या ऐसे में वो कोई खोज कर पाते? हालांकि सीमा ने उसके दिमाग को शांत रखने को कहा था, पर कमेटी के ऐसे रवैये से दीपांकर का धैर्य टूट गया और उसने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। वो कहता है कि अब मैं आपसे नहीं डरता, आप लोग कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया से भी खतरनाक हैं। उसके रवैये से कमेटी उस पर नाराज हो जाती है और पूरा स्वास्थ्य विभाग उसके खिलाफ हो जाता है। हालांकि उसने पेपर्स तो पूरे कर लिए होते हैं, पर जब तक सरकार की हेल्थ कमेटी उसे रिव्यू नहीं कर लेती तब तक उसे विदेश में पेपर्स भेजने की इजाजत नहीं होती। अब एक ही तरीका होता है कि वो सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दे और लंदन चला जाए। सीमा और प्रोफेसर कुंडू भी उसे यही समझाते हैं और वो मान भी जाता है। लेकिन तभी अमोल एक खबर लेकर वहाँ आता है। वो बताता है कि लेप्रोसी के टीके का इजाद हो चुका है। इस टीके को गर्भवती महिलाओं में लगाया जाएगा तो इससे पैदा होने वाले बच्चों में लेप्रोसी के प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। साथ में बांझ महिलाओं पर इस दवा के टीके से उनकी ये कमजोरी दूर करने में भी मदद मिलेगी। ये सुनकर प्रोफेसर कुंडू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर अपने देश में ना सही लेकिन विदेश में वैज्ञानिकों ने उन नोट्स के सहारे ये जान लिया कि दीपांकर ने इस वैक्सीन की खोज कर ली है। लेकिन तभी अमोल कहता है कि इसकी खोज अमेरिका में MIT के 2 वैज्ञानिकों ने की है। साथ में ये भी लिखा है कि लेप्रोसी के इलाज का क्लेम भारत से भी आया था, पर उसके पेपर्स अभी तक नहीं पहुंच सके। ये सुनकर दीपांकर एकदम से सन्न रह जाता है। भगवान ही जानता है कि इस वक्त वो क्या सोच रहा था। अमोल कहता है कि खोज भी किसी प्रतियोगिता की तरह है, ये भी एक रेस है। इस फील्ड में बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। पर कुछ दिनों बाद दीपांकर को डॉक्टर एमिली बर्नार्ड का एक खत आता है। उसे कुछ भावी रिसर्च के लिए इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया जाता है। इस बार दीपांकर ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि उसका काम खोज करते रहना है, चाहे किसी भी बीमारी की हो। बीमारियां और भी हैं जिसके लिए लोग आज भी मजबूर हैं। और इसी बीच ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक सच्ची कहानी है जिसका अंत ऐसा नहीं था। ये मूवी डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय पर आधारित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने सरकारी तंत्र के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी और उनकी मौत तक उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बल्कि ये रिकॉग्निशन उन्हें हाल ही में 2016 में मिला, जहां फाउंडेशन ने अपने पुराने लेटर्स दिखाकर ये साबित किया कि सुभाष ने अपना काम पहले खत्म कर लिया था, बस पेपर्स तैयार नहीं किए थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सुभाष ही पहले वो डॉक्टर थे जिन्होंने भारत के अंदर पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा करने का काम किया था और उन्हें इसका जनक माना जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।